बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात से, एक पॉजिटिव मैसेज से। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम वो ये है कि खुश नसीब की 5 अलामतें हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के यहाँ खुश नसीब लोगों में से हैं या बदनसीब लोगों में से हैं। खुश नसीब आदमी की पहली अलामत लीनुल क़ल्बी, जिसका दिल बड़ा नरम हो, जिसका दिल बड़ा नरम हो। इधर जहन्नम का ज़िक्र आया, उसकी दिल कांप उठा। इधर जहन्नम का ज़िक्र आया, उसका दिल कांप उठा। अल्लाह का ज़िक्र करते हुए उसके दिल से आवाज़ें आना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि इसके अंदर लीनुल क़ल्ब, दिल की नरमी मौजूद है। और जिस आदमी में दिल की नरमी मौजूद होती है वो अल्लाह के यहाँ खुश नसीब इंसान होता है। अल्लाह हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आपको बताएंगे कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिना हॉस्पिटल के हवाले से, जहां इतवार की शब एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि एक बुरके में एक आदमी जो है वो जिना हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड के अंदर घुस गया और उसने घुस कर पहले एक लेडी डॉक्टर पर हमला किया। फिर जब दूसरे डॉक्टर उसको बचाने के लिए आए तो मज़ीद 3 डॉक्टर्स पर उसने हमला कर दिया, जिसके बायस जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे शहर कायद में, जहाँ पर पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और गैर कानूनी पार्किंग तो इस कदर है कि बाज़ औक़ात इतना वक्त लग जाता है लोगों को, घंटों घंटों लोग एक ही जो है लेन में खड़े रहते हैं गैर कानूनी पार्किंग की वजह से। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक जो केस है उसकी भी समाअत हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान चौक के करीब 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं। और पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो इमारत बहुत बोसीदा और पुरानी थी। इसके अलावा आपको बताएंगे PSL 7 के हवाले से और एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, जो कि होगा आपकी सेहत से, कि आप ओबेसिटी को कैसे कम कर सकते हैं, मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और आजकल जो पीका ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है जिसमें तरमीम की गई है, जिसके बायस सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। सहाफ़ी तंजीमें भी काफ़ी एहतजाज कर रही हैं और इस कानून को उन्होंने मुस्तरद किया है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। और आपको हमारे जो मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ भी कराना चाहूँगी। हमें ज्वाइन किया है वाजिद असफ़हानी साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। ठीक ठाक, बिल्कुल मैं भी। चलते हैं पहली स्टोरी की जानिब। वाजिद साहब, कल हमने देखा कि जिना हॉस्पिटल में इतवार की रात में जो ये वाक़या हुआ और एक बुरके में आदमी घुस गया वहाँ के सर्जिकल वार्ड में, जो कि एक बहुत ही हसास वार्ड जिसको कहा जाता है। और पहले उसने लेडी डॉक्टर पे हमला किया, फिर उसको जो बचाने आए 3 डॉक्टर्स वो भी जो है उन पे भी हमला किया। और कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला उसने यूज़ किया वो तेज़ धार चाकू था। तो एक बड़ा वो है कि सिक्योरिटी की बात की जाए तो एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो जान बचाने वाले हैं, जो मसीहा हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जान भी गैर महफूज है। देखिए, जिना जो है कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। और जब हम कभी इसकी रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं ना, मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताऊं जी। तो मेन गेट से लेके अंदर तक इतने गार्ड्स होते हैं, वो उनकी सिर्फ इस पे नज़र होती है कि कहीं हम कैमरा अंदर लेके ना चले जाएं, कोई कैमरे की गाड़ी ना चले जाए, कोई कैमरामैन अंदर चले जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखिए, इन महकमों में, क्योंकि जिना जो है वो आम जनरल हॉस्पिटल है, उसमें कैमरे की इजाज़त यूँ होनी चाहिए कि आप डॉक्टर्स का इंटरव्यू करने जाते हैं, कोई लाइन अप करने जाते हैं, किसी स्टोरी पे काम करने जाते हैं, लेकिन इतनी सख्ती मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं देखी। बल्कि अब ये जब से ये मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया है चीज़ों में,
तो सिविल हॉस्पिटल हो गया या जिना हो गया, जिना में मैंने ज़्यादा सख्ती देखी जी। है। आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हो, गार्ड्स आप पे ऐसी औकाबी निगाह रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं से पास भी हो गए मेन गेट से, अगर हम वार्ड नंबर 5 में या वार्ड नंबर 7 में हमने सिर्फ कैमरा और ट्राईपॉड निकाला ही हमारे कैमरामैन ने, एकदम से इनकी गार्ड की गाड़ी आ जाती है कि आप किसका इंटरव्यू करने हैं। हम जा रहे विदाउट परमिशन तो हम जाती नहीं है, हम बताते हैं इससे मिलने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तो पूछ के जैसे करते हैं, अच्छा पहले हमें परमिशन हम ही लेने दें, अगर हम बात करेंगे आपसे तो आपको परमिशन देंगे। तो ये इतनी नज़रें जितनी लगाते हैं इस पे, अगर उसकी आधी नज़र ये सिक्योरिटी पे लगा देना, डॉक्टर्स तो की सिक्योरिटी पे। ये भी एक सिक्योरिटी का हिस्सा है कि आप कैमराज नहीं ले जाने दे रहे, लेकिन आप कह रहे हैं अगर इतनी चेकिंग होती है तो एक आदमी कैसे फिर अच्छा देखिए, ये कटर या कहते हैं कि शायद ये तो कटर लेके गया या चाकू लेके गया है, और वो तो जेब में जा सकता है इतने, क्योंकि देखें ऐसा तो नहीं है कि जेब की तलाशी लेके और अंदर जाते हैं। जब वो अंदर चले गया सर्जिकल वार्ड 3 में, चूँकि एक जनरल वार्ड है और उसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं, रात का वाक़या होता है, गार्ड्स भी ज़ाहिर इतनी एक्टिव नहीं होते और हैं, इतवार को यूजुअली डॉक्टर्स भी कम होते हैं। जी, हाँ। अच्छा जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने मालूम किया तो कोई शायद पर्सनल इशू था, क्योंकि डॉक्टर मनीषा पे ऐसे जाके हमला कर लेना कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कोई उसने रैंडमली जाके किसी डॉक्टर पे, वो अपने रूम में बैठी हुई थी जहाँ पे उसने शोर मचाया। तो कल हमारे साथ इस हवाले से जो वहाँ के वो हैं तर्जुमान हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, डॉक्टर आगा वसीम हमारे साथ थे, तो हमने उनसे ये सवाल किया था कि ये क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हरासमेंट का केस है और उनको पहले हरासा किया गया, फिर जब वो चीखी तो फिर दूसरे डॉक्टर्स आए वहाँ पर। देखिए अगर हरासा किया गया तो वो चाकू क्यों लेके आया था? क्या वो पहले से तय लगता शुदा था है ना? कि पहले से तय दुश्मनी शुदा। कुछ। जब जी, बाद जी। में फिर बीच में तो डॉक्टर बड़े, डॉक्टर नदीम और डॉक्टर महमूद, वो जख्मी हुए उन फीमेल डॉक्टर को बचाने के सिलसिले में। ये बड़ी जरूरत है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि अपने कोलीग को और एक इंसानी जान को बचाया, वरना हो सकता है कि उनको वो शदीद नुकसान पहुँचाता। उसके जवाब में जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, डॉक्टर उमर सुल्तान जो उसके चेयरमैन है, उनकी टीम है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस रात भी प्रोटेस्ट किया, फिर नेक्स्ट डे जैसे कल सुबह भी उन्होंने उसका एहतजाज किया। उस एहतजाज का नतीजा ये निकला कि जो प्रोफेसर शाहिद रसूल है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जिन अस्पताल की, उन्होंने फिर आज कल रात उनको यकीन दहानी कराई है, शब गुजर गई थी जब, कि हम इस पे एक्शन लेंगे और आपके तमाम मुतालबात मंजूर किए जाते हैं और आइंदा कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई गलती ना हो, कोई ऐसा मिस सिक्योरिटी ना हो जिससे कोई ऐसा इशू हो। तो उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई है। तो आज उन्होंने प्रोटेस्ट बंद कर दिया है। कल जब उन्होंने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया उन्होंने, जो कल जब उन्होंने कर रहे थे तो उन्होंने कुछ शोबों का बाइकआउट भी किया था, जिससे मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वाईडीए बहुत एक्टिव है। अभी जब पिछले 2 महीने पहले जब इनको रेगुलर करने का इशू था तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तमाम ओपीडीज का बाइकआउट किया था, एमरजेंसी के बाइकआउट की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुतालबात इनके मान लिए गए, उनको फिर नौकरियाँ दे दी गई। तो वाईडीए काफ़ी एक्टिव है, तो इसके प्रोटेस्ट के तहत ये फिर फैसला बिल्कुल किया सही गया है और इसको कंडेम भी करना चाहिए। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन आपको नहीं लगता वाजिद साहब कि इसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो एटलीस्ट सफ़र ना करें, क्योंकि वो बेचारे बड़े दूर से आते हैं और जो लवाहिकीन हैं, जो मरीज़ के, वो भी परेशान और फिर मरीज़ भी सफ़र करता है। तो मेरे ख्याल है ये OPDs बंद होना या मुख्तलिफ शोबों, जैसे कल हमने देखा कि कई शोबे जो हैं यंग डॉक्टर्स की जानिब से उनको बंद कर दिया गया, उन्होंने काम नहीं किया। तो इन द एंड मरीज़ सफ़र ना करे, इसके लिए कोई कानून या कोई बातचीत नहीं होती? नहीं हो सकती। देखिए ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो वह एहतजाज करेंगे, उनके खिलाफ कोई जाती है। कोई अच्छा वो नहीं है अमल, लेकिन ये वो भी मजबूर होते हैं। देखिए 30 घंटे अगर डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है वन गो में, क्योंकि देखिए वो बाज़ औक़ात उनकी एक शिफ्ट डबल हो जाती है, डबल शिफ्ट करने के अलावा वो नाइट भी कर लेते हैं, तो 30 घंटे तक की उनकी एक ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद अगर इस तरह के वाक़यात हों तो बड़ी कहते हैं ना कि मायूसी सी होती है कि हम ईद वाले दिन भी काम करें, जैसे हम साफ़ी कहते हैं कि हम 10 मुहर्रम को भी आ रहे हैं, ईदों में भी आ रहे हैं, तो वो भी सारा दिन काम कर रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं। कोरोना जैसे सख्त हालात में उन्होंने काम किया। फिर एक जब इनकी कोविड के सिलसिले में इनकी उस वक्त तो खैर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, मुर्तज़ा वहाब, जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मंजूर किया था कि जी आपकी सिक्योरिटी हम सख्त करेंगे और 1 पेशेंट 1 डॉक्टर के हिसाब से हम मरीज़ भेजेंगे, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। जब इस तरह बहुत सारे मरीज़ दाखिल होंगे तो सिक्योरिटी उस वक्त भी गार्ड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गार्ड हर वक्त डॉक्टर के सर पे नहीं खड़ा रहेगा, वो गेट पे खड़ा रहेगा या अंदर किसी एक जगह पे बैठा होता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। सही। और ये जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो मुतालबा है कि वहाँ की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए और उस पर होना भी चाहिए, क्योंकि हो चाहे डॉक्टर हो, दोनों की जान की हिफाजत करना जो है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, बात करेंगे शहर कायद के मसाइल के हवाले से। और शहर कायद के जब मसाइल की बात करते हैं तो एक लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक पार्किंग का भी इशू है, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी पार्किंग इस कदर बढ़ती जा रही है कि अगर हम मार्केट्स को देख लें तो वहाँ पर इतना रश होता है कि घंटों घंटों
जो हैं लोग लेन में लगे रहते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है। इस हवाले से बात करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में समाअत भी चल रही है, उसकी भी अपडेट लेंगे। जी वाजिद साहब, ये सिंध हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये कोर्ट को बहुत पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए था और बहुत अच्छा फैसला लिया है। शायद कोर्ट के एक्शन लेने से सूरत हाल कुछ बेहतर हो। लेकिन देखें, आप जब लाहौर जाएं ना, पंजाब जाएं या कराची से बाहर निकलें तो आपके जो दीगर शहर के लोग हैं उनके चेहरे देख के थोड़ी सा इत्मीनान मिलता है, वो इतने टेंशन में नहीं है। हमारी यहाँ जब आप ऑफिस के लिए, घर के लिए निकलती हैं या घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं, आपको एक टेंशन होती है कि मैं किस तरह से गुजर के जाऊँगी यहाँ से, किस तरह से गुजर के जाऊँगा। अगर मैं बाइक पे बैठा हूँ तो कोई मुझे टक्कर ना मार दे, गाड़ी स्लिप ना हो जाए, गाड़ी में बैठा हूँ तो ट्रैफिक इतना जाम होता है, बस में बैठा हूँ तो जगह नहीं मिलती है। ये एक डेढ़ घंटे का आने और जाने का जो सफ़र होता है, जब बंदा घर आता है तो वो परेशान होता है कि वो इतनी कोफ से गुजर के आ रहा होता है। तो हर वक्त पूरे दिन कराची के शहरियों के चेहरे पे तकलीफ होती है। उसकी एक बड़ी वजह पार्किंग है और ये पार्किंग एक माफिया है। देखिए, जहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया है, जहाँ बिल्डर्स माफिया है, जहाँ वहाँ एक पार्किंग भी एक माफिया है और ये ठेके जो है वो बिकते हैं। अगर गुज़श्ता हुकूमत में अगर एमक्यूएम बरसर इक़्तिदार थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो कराची में एमक्यूएम के लोगों को ठेके मिले होते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, दो टोक बात है, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चूँकि अब होल इंचार्ज है पूरे शहर की, तो पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को ठेके दिए हुए। अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे पख्तून आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पख्तूनों को उन्होंने ठेके दिए हुए हैं। जहाँ उनके अपने बोलने वाले ज़्यादा है तो वहाँ उन्होंने उनको ठेके दिए हुए। इस तरह से उन्होंने बांटी में जगह और ये बिकते हैं। उसकी वजह ये है पार्किंग के मद में सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं लाखों रुपए महीने में वो कमाते हैं। इस बार तो बहुत सबसे ज़्यादा पार्किंग की जो फीस है उसकी मद में कोई तकरीबन 92 करोड़ रुपए जो हैं, तकरीबन 1 अरब के करीब जो हैं वो इकट्ठा किए। बिल्कुल, आपने गुज़श्ता दिनों पढ़ा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये हाई कोर्ट इस पे पूछे, उन्होंने मांगा है सारा हिसाब किताब कि आप चट्टा किट्टा दें। बड़े जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि जी ज़िला जनूबी में 66 यहाँ पे हमें वाजिद साहब दो मसले नज़र आते हैं। एक तो वो जो गैर कानूनी पार्किंग लेते हैं, एक तरह से भत्ता लेना हो गया, आप इससे पैसा कमा रहे हैं और आप एक तो आवाम को परेशान कर रहे हैं। मतलब कहीं पर भी जो जगह नहीं है पार्किंग की, नो पार्किंग एरिया में भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, शहरी परेशान हो रहे हैं। एक दूसरे जो शहरी की जिम्मेदारी है वो भी, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो पार्किंग एरिया नहीं है वहाँ ना पार्क करें गाड़ी। तो दोनों की गलती आप समझते हैं? देखिए, शहरी तो बिल्कुल हक बजाने में है, यानी इस तरह की गलती करने में, क्योंकि जब उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तो वहाँ कहाँ करेंगे। और देखें, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ना, जब अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उठा लेती है उनकी गाड़ी, फिर उस पर चालान जमा होता है। लेकिन इस तरह तो नहीं कि जगह जगह हो। आप उन्होंने पार्किंग ऐसी जगह पे जहाँ पार्किंग का कोई तुक नहीं है, मार्केट नहीं है, वो आगे खड़ा हुआ है। अब हॉस्पिटल है, पटेल हॉस्पिटल आप जाएं गुलशन इकबाल में, छोटी सी गली है, उसके सामने 2 स्कूल हैं, एक मस्जिद है। हॉस्पिटल की पार्किंग अपनी बहुत कम है, तो लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहाँ भी पार्किंग वाला फीस खड़ा हुआ है। आप रात में 1 बजे जाएंगी, वहाँ वो आपकी पार्किंग फीस लेगा। हालांकि 24 घंटे पार्किंग कहीं नहीं होती है, उस वक्त रश भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्किंग की फीस लेगा। उस वक्त कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। तो ये हमारे यहाँ भत्ता लिया जा रहा है, जैसे आपने कहा, ये आवाम की जेब से पैसा लूटा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है उनके पेट पे। सही। तो अब ये जो समाज चल रही है, आई होप कि इसके बाद कुछ ऐसे रूल्स होंगे कि इसको ख़त्म किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। लेकिन रूल फॉलो कौन करेगा? अदालत हर वक्त जज जो है वो रोड पे पहरा तो नहीं देगा, ये तो कानून पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस मिली हुई है उनसे, उनमें बहुत सारे ऐसी काली भेड़ें जो मिलके सारे काम करते हैं। ये जितने भी 2 नंबर काम होते हैं वो विद परमिशन होते हैं, और जहाँ वो डील से हटते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? पुलिस में रिफॉर्म्स की बात तो हम हमेशा करते रहते हैं, पुलिस वालों का वही हाल है, जुडिशरी का भी, हमारा कुछ अदलिया का भी रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रहा है। जराइम कराची में बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में किस हद तक इजाफा हो गया है। तो क्या क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की नफरी कम है शहर के लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी नफरी है वो अपनी ड्यूटी से अंजाम नहीं दे रही है। लेकिन आए दिन आपको खबर मिलती है कि एसएचओ जो था, वो जो गैंग था उसका सरबराह था, पुलिस अफसर उसमें मुलव्वस निकला। वो जो अभी कश्मीर रोड पे एक लड़की के साथ डकैती हुई, जिसकी अभी शादी हुई थी, वो पुलिस वाला था जिसको मारने वाला। तो पुलिस जब इन कामों में बाज़ औक़ात बराह रास्त मुलव्वस होती है और बाज़ औक़ात उसके लोग मुलव्वस होते हैं। 100% पुलिस करप्ट नहीं है, लेकिन 80% पुलिस में लोग जो हैं वो करप्ट हैं, और ये सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
सही, बिल्कुल आपने सही कहा। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि पाकिस्तान चौकी 3 मंजिला बोसीदा इमारत जो है वो गिर गई, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं और ख़वातीन सास बहू हैं। और कहा जा रहा है कि ऊपर वाली जो तीसरी मंजिल थी उसकी छत गिरी, जिसके नतीजे में जो है पहली मंजिल तक वो जो है इमारत बोसीदा हो गई। और पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि इमारत जो है वो बहुत पुरानी थी, इसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन फिर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या जो मुताल्लिका इदारे हैं उन पर सवालिया निशान है। क्या कहेंगे वाजिद साहब, एक इमारत गिर जाती है, पुलिस ज़राए के मुताबिक कि वो इमारत बहुत पुरानी बोसीदा थी, तो इसका मतलब है कि कराची में जितनी पुरानी बोसीदा इमारतें हैं वो उनको गिर जाना चाहिए? देखिए, गिर नहीं जाना चाहिए। ये जो ओल्ड एरियाज़ की बिल्डिंग्स हैं ना, ये सारी बंस रोड के बाद जब इलाका शुरू होता है, आराम बाग जैसे आपने कहा, ये पाकिस्तान बनने से पहले इसका नाम राम बाग था, ठीक है, उसके बाद चेंज कर दिया, पाकिस्तान के बाद आराम बाग कर दिया गया। ये हिंदू यहाँ पे रहते थे बड़ी अक्सरियत तादाद में। इससे मज़ीद आप आगे निकल जाएँ, जामा क्लात, उसके बाद खारादर, ये सारा ओल्ड एरियाज़ है जो 100-150 साल पहले का आबाद है। तो ये बिल्डिंग उसी दौर की तामीर है। वो उस वक्त इतनी अच्छी तामीर हुई थी तो आज तक बरकरार है। जबकि आजकल की आप देखें जो बिल्डिंग्स गिरती हैं वो 30 साल पहले बनी हुई, 40 साल पहले बनी हुई, वो गिर जाती हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ों के दौर की तामीर थी, जो पाकिस्तान बनने से जो इतना, ये जो बिल्डिंग गिरी है ये भी बहुत ओल्ड बिल्डिंग थी, लेकिन ज़ाहिर है इसकी मेंटेनेंस मांगती है हर बिल्डिंग। लेकिन फिर भी अगर बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी या तो उसको खाली करा लिया जाए, एक वक्त हो कि नहीं इसको इससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता। खैर, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आराम बाग हक्कानी चौक है जहाँ पर एक बोसीदा इमारत गिरने का वाक़या हुआ, उस हवाले से बात कर रहे थे। जी बाजी साहब, आप कह रहे थे कराची के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे आप सदर का देख लें, खारादर देख लें या लिहारी का एरिया देख लें, जहाँ पर बहुत पुरानी इमारतें बनी हुई हैं। तो अब जबकि इस किस्म का वाक़या हो गया है और ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है, से पहले भी इस तरह बोसीदा इमारतें गिर जाती हैं, तो क्या आगे इक़दामात करने चाहिए, कोई ऐसे स्टेप्स जो पहले से बिल्डिंग में रह रहे हैं वो लें ताकि आइंदा कोई इसमें कोई जानी नुकसान ना हो सके? देखिए, SBCA चंद साल पहले उसने कोई 1000 के करीब 900 कुछ थी इमारतें जिनको बोसीदा करार दिया था और कहा था कि ये गिर सकती हैं किसी भी वक्त शहर में। अच्छा। सारे हज़ारों बिल्डिंग्स हैं, उनमें 1000 के करीब थी, 900 कुछ थे समथिंग, और उनको खाली करने का कहा था। कुछ को उन्होंने नोटिस भेजे, लेकिन ये खाली नहीं करते। ये कहते हैं खाली करके कहाँ जाएंगे, हम कई सालों से रह रहे हैं, हमारी इतनी फैमिली है, हम कहाँ से इतना महंगा घर खरीदेंगे। तो वो घर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिर वो बिल्डिंग्स गिरती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, मरते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो गिरी हुई हैं, कभी एक हिस्सा गिर गया, कोई एक उसकी मंजिल गिर गई और लोग दबके मर गए। बाज़ औक़ात पूरी बिल्डिंग्स गिर गई हैं जिनमें 8, 10, 15 लोग गिर मर के शहीद हो गए, यानी जाम बाग हुए। तो SBS तो ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन वो अपना काम आगे फर्दर करती नहीं है। जिस तरह से नस्ला टावर खाली किया गया था, ठीक है, एक बाज़ लोगों के नज़दीक ये गलत काम था, लेकिन चूँकि वो कोर्ट के ऑर्डर थे और चूँकि गैर कानूनी चीज़ थे तो वो गिरा दिया गया। तो इसी तरह SBCA को या कोर्ट को इस तरह से ऑर्डर करना चाहिए कि जो इमारतें बोसीदा हैं उनका कोई ना कोई लाए अमल निकालें, उनको उनके बदले में कोई जगह दें, लेकिन अगर वो इमारत खाली नहीं होगी तो इसी तरह से नुकसान होते रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो भी ऐसी बोसीदा इमारतें हैं उनके हवाले से मज़ीद जो है वो हुकूमत को, जो सूबाई हुकूमत है, शहरी हुकूमत या जो मुतल्लिका इदारे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनको जो है इस पे नोटिस लेना चाहिए। वो इमारतें जो बोसीदा हो गई हैं, जिनका गिरने का ख़तरा है, वहाँ से लोगों को खाली करा लेना चाहिए। लोग भी बड़े परेशान हैं, घर नहीं है, कहाँ जाएंगे खाली करके। तो ये भी एक मसला है जो ये सॉल्व नहीं होता। खैर, हम चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब और कराची के मसाइल की जहाँ हम बात करें तो एक अहम मसला कराची का पानी की कमी है। पानी के लिए कराची के शहरी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और ख़ास तौर पे हम आपको बताएं कि ये लियाकताबाद के इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कई दिनों से जो है वो पानी नहीं है। शहरियों ने वाटर बोर्ड हुकाम से जो है नोटिस लेने का इस हवाले से मुतालबा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि घरों में पीने का पानी मुयस्सर नहीं है और वो जो माँ के मकीन हैं वो पानी ख़रीद कर पी रहे हैं। ना सिर्फ लियाकताबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कराची के जहाँ पर पानी नहीं आता और टैंकर माफिया का राज है और ये तो टैंकर ख़रीद के पीते हैं, बाकी पीने वाला जो पानी है वो भी कितना महंगा हो गया। देखिए, अब तो पहले किसी ज़माने में नलों का जो पानी आता था वो लोग वैसे ही पी के
पीने के लिए इस्तेमाल करते थे वो इतना ख़राब नहीं हुआ करता था। उसके बाद जो हमारे यहाँ सीवरेज का निज़ाम हुआ वो पानी उसमें मिल गया, फिर लोगों ने पानी बॉयल करके, पहले लोग सिर्फ मटके में पानी रखा करते थे, फिर फ्रिज आए बाद में, लेकिन लोगों ने फिर मटके का भी पानी वही हुआ करता था जो नल का हुआ करता था। फिर किसी ज़माने में लोगों ने पानी बॉयल करके पीना शुरू किया और उसको एक बड़े पतीले में बॉयल करते थे। ये फ़िल्टर वाली जो बोतलें हैं वो तो बहुत बाद में आई हैं, कोई 8, 10, 15 साल पहले आई हैं। तो लेकिन पानी का मसला शुरू से ही कराची में रहा है। अगर आप कराची की तारीख उठा के देखेंगे, पुराने अखबार देखेंगे 50s 60s का, बिजली पानी का मसला उस वक्त भी था। अखबार की बड़ी बड़ी खबरें हुआ करती थी कि पानी फला इलाके में नहीं आ रहा। वक्त के साथ साथ इनको पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे। K4 जो मंसूबा है वो क्यों नहीं पूरा हो रहा? K4 का जो पानी है वो कहाँ दिया जा रही है? सबको पता है कि वो बहरिया टाउन में पानी चला गया है, तो वो पानी K4 के मंसूबे को क्यों नहीं फाल कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं काम कर रहे? कह रहे हैं कि वफाक ने उसको टेक ओवर कर लिया है, वो अंडर प्रोसेस है, 2023 तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये सब खबरें झूठी हैं। हाँ, देखिए अवाम को तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये काम कई साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर है, सबसे ज़्यादा फंड ये देता है, सब चीज़ें ये काम करता है, मुल्क को ये पाल रहा है। लेकिन ना यहाँ इस मुल्क में, इस शहर में ना बिजली दी जाती है, ना गैस बंद कर दी जाती है, पानी का मसला नहीं होता। एक इशूज़ इस शहर के साथ है। मैं आपसे जब भी कह रहा हूँ, कराची के चेहरों पे जो परेशानी है, लोगों के टेंशन है, वो इसी वजह से है, और वो इन मसाइल से निकल नहीं पाते। ये परेशानी एटलीस्ट आप लाहौर में चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पानी का मसला तो नहीं है, बिजली का भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना शहर कायद में है, जो शहर सबसे। आप उनको चाय की होटल पे बैठ के देखेंगे या किसी रेस्टोरेंट में बहुत सुकून से बैठे थे। हमें टेंशन होती है कि अभी कोई मोबाइल आके ना छीन ले, कोई वॉलेट आके ना निकाल ले, इतनी टेंशन। फिर ये टेंशन होती है रात 10 बज गए, वापस कैसे जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर शाम में निकल रहे हैं तो टेंशन नहीं होगी ट्रैफिक कितना होगा। बहुत सारे आपके मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो शाम 5 बजे के बाद ऑफिस से नहीं निकलते, वो कहते हैं 1 घंटा मजीद रुक ले ताकि ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाए, फिर हम निकलें। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिनका 9 बजे ऑफिस लगता है वो सुबह 8 बजे पहले निकल जाते हैं, 7:30 बजे निकल जाते हैं कि हम 8 बजे के बाद नहीं निकलेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वाजिद साहब, वही एक सवाल बार बार पूछती हूँ और बड़ा ख़ुद भी अफसोस होता है कि शायद अब कुछ बेहतरी आ जाए। 72-73 सालों में बहुत सारी हुकूमतें आईं चली गई। आज भी अगर हम बात करें कराची वालों की बुनियादी सहूलतों के हवाले से, तो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पानी तो एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके बगैर आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। पीने का पानी मौजूद नहीं है, साफ़ पानी पीने का ख़रीद कर पी रहे हैं, जो घर में काम के लिए यूज़ होता है उसके लिए टैंकर। तो कैसे ये हालात बेहतर होंगे? K4 मंसूबा जो ताख़ीर का शिकार है वो उसको आपको लगता है कि होगा, प्रोसेस होगा? देखिए हालात बेहतर हो जाएंगे, फ़ौरन नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना चाहिए। बात ये कि जब तक आप सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, वाटर टैंकर को पानी कहाँ से मिल रहा है? शहर में जो इतने दंदनाते फिरते हैं वाटर टैंकर, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं? वो अपने घर से लेके नहीं आ रहे, वो भी इसी शहर का ही पानी यूज़ कर रहे हैं। तो जब वाटर टैंकर को पानी मिल रहा है तो लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा है? यही तो आवाम का सवाल है कि उनको पानी कैसे, देखिए पानी की किल्लत है तो उनको पानी कहाँ से मिल मैं जाता है? आपसे बोलूँगा, आप बोलेंगे हमेशा माफियाज की बात करते हैं, ये वाटर टैंकर भी एक माफिया है। इस माफिया को चला कौन रहा है? आप उन पे हाथ डालें, बताइए कौन चला रहा है? वो नहीं बता सकते जो चला रहा है। बहुत ही पावरफुल लोग चला रहे हैं जिनके हाथ में। लेकिन अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो जाहिर सी बात है कराची सिंध में उनकी हुकूमत है, तो आपको नहीं लगता कि इन माफियाज के खिलाफ अगर वो काम नहीं ले रही है तो क्या इन्हीं में से कोई है जिनकी सरपरस्ती में से तो नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत भी हाथ नहीं डाल सकती जिन लोगों अच्छा, इतना पावरफुल माफिया है, इतना पावरफुल माफिया है। वो पानी पे उसने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि आप उसके अलावा कुछ, आप देख लें DHA में क्या है, पानी टैंकर जल रहे हैं ना। इतनी हुकूमतें आई हैं, आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन लड़ते हुए वादा किया था कि मैं पानी का मसला हल कराऊंगा, वो भी हल नहीं करा सके क्योंकि उन ताकतों से लड़ नहीं सकते। सही। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे। अब आपको ओवर हेड ब्रिजेस तो मौजूद है कराची में, लेकिन शहरी इसको इस्तेमाल नहीं करते, जिसके बायस कई हादसात पेश आते हैं। ऐसा ही एक हादसा शारे फैसल पर पेश आया है। खातून जो कि रोड क्रॉस कर रही थी और ड्राइवर ने उसको बचाने की कोशिश की, जिसके बायस वो खातून को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ड्राइवर था उसकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और काफ़ी नुकसान पहुँचा गाड़ी को, लेकिन खातून को बिल्कुल खराश नहीं आई। तो वही बात हम कर रहे थे पहले भी। एक तो ट्रैफ़िक के हवाले से हमने बात की, ट्रैफ़िक जैम होता है, लोग गलत पार्किंग कर देते हैं। एक और बड़ा मसला ये है कि ओवरहेड ब्रिजेस मौजूद हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। रोड क्रॉस करना उससे चाहिए, आप अपनी जान भी बचाइए, दूसरों की भी, लेकिन वो चलती हुई रोड जो ऑलरेडी सिग्नल
चल रहा है वो उसके बीच में से रोड क्रॉस करते हैं, ऐसा ही एक वाकया हुआ। लेकिन इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ओवरहेड ब्रिज है जिस पे हम बात करेंगे सेकंड, उस पे खातून ने रोड क्रॉस किया। मैं किसी खातून पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, चाहे मर्द हो या औरत हो। हमारे यहाँ लोगों को रोड सेंस नहीं है चलने का, कि सड़क पे किस तरह चलते हैं, फुटपाथ पे कैसे चलते हैं, उनको ये तरीका नहीं पता, रोड सेंस ही नहीं है। अगर आप दुबई में अगर आप गलत रोड पे चलेंगे, आपकी वो वॉकिंग रोड नहीं है, तो आप पे जुर्माना आयद हो जाएगा। वहाँ एक एक कानून की सख्ती है, सिग्नल्स इतने लगे हुए हैं, रोड आप गाड़ी तो रॉन्ग चला ही नहीं सकते वहाँ पे, वो तो आपको फ़ौरन टिकट मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ रोड पे चलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगला बंदा, देखिए ये जो गाड़ी इस शख्स ने बचाया है, इसको गाड़ी को नुकसान पहुँचा, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी जान बच गई है, ये मर भी सकता था। मेरे एक जानने वाली खातून है, दोस्त थी, हमारे रेडियो की कुलीग थी, उनका जवान साला भाई ND में पढ़ता था, वो रोड क्रॉस वो बाइक पर जा रहा था, सामने से खातून आई, उसने उनको बचाने के चक्कर में बाइक लगाई, उसका सर टकराया फुटपाथ से, उसकी वहीं डेथ हो गई। उनका सबसे छोटा भाई था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखें इतना, मैं उसको जानता था उस बच्चे को, और की गलती की वजह से, किसी और की गलती से, आप अपनी गलती से नहीं मरते। कराची में बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं, आप किसी और की गलती की वजह से मरते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात बताऊं, मैं अपने ऑफिस की गाड़ी में जा रहा था, हमारे साथ एक कैमरामैन भी था, ड्राइवर भी था। आप यकीन करेंगे, शाहराह फैसल पे हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम नर्सरी क्रॉस कर चुके थे और वो जो लाल कोठी है उसके पास थे, तो एक खातून रोड क्रॉस कर रही थी, उनके साथ एक 2 साल का बच्चा था और उनकी गोद में एक 1 साल की बच्ची थी। उन्होंने आधी रोड से पहले बच्चों को छोड़ दिया रोड पे, वो बच्चा भागते हुए रोड क्रॉस कर रहा है और मेरे ड्राइवर की, हमारे कैमरामैन की चीख निकल गई कि खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी तेजी से आ रही हो, वो तो बच्चे को मार दी गई। लेकिन हमें एहसास होगा कि मुतर के खातून को समझाएं या डांटें, गुस्सा करें, लेकिन हमारी गाड़ी निकल गई तो दूर की बात, ऐसा लीगल एक्शन होना चाहिए। ये गैर, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लीगल हो रही हैं। अब आप बात करते हैं ओवरहेड ब्रिजेस की, बाज़ जगहों पे हमारे ओवरहेड ब्रिज नहीं है जहाँ पे आवाम मजबूर होते हैं कि वो आके रोड क्रॉस करें बीच सड़क पे, जो हादसा का बायस बनते हैं। ये शाहराह फैसल पे ही बहुत सारे हादसा ऐसे हुए, ख़वातीन बहुत सारी अपनी जान से गई हैं रोड क्रॉस करते हुए कि ओवरहेड ब्रिज नहीं थे। बाद में ओवरहेड ब्रिज बना दिए, लेकिन हमारे लोग इतने काहिल, इतने सुस्त, शॉर्टकट हैं। आपने बहुत सारे ग्रिल देखी होंगी, चाहे शाहराह फैसल हो या गुलशन हो या नॉर्थ हो, बीच में से ग्रिल में से एक रॉड निकाल लेते हैं और उसके अंदर से लोग घुस के चले जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। वो बराबर में ओवरहेड ब्रिज है, उसके ऊपर से नहीं जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग भी मैंने देखा है कि वो ओवरहेड ब्रिज पे चढ़ के जाते हैं, लेकिन जो यंग होते हैं वो फुटपाथ पे जाते हैं। आप ये छोड़ें, लोग जो लड़के बाइक पे होते हैं वो आगे से यू टर्न नहीं मारेंगे, उन्होंने एक रास्ता बनाया होता है, एक ईंट निकाली होती है फुटपाथ के बीच में से, उसमें से बाइक लगा के निकल जाते हैं। हमारी इतनी काम चोरी, इतनी जिसे कहते हैं कि नाहिली और इतनी सुस्ती है और कायदे कानून की इतनी खिलाफ वर्जी की जाती है, चाहे बाइक वाला हो चाहे गाड़ी वाला, वो रॉन्ग आ जाएगा। आपने जो बताया ईंटें निकाल लेते हैं, ज़रा एक जगह बनी हुई है उसको निकालना, और जब निकाल रहे होते हैं तो कोई उनको पकड़ता नहीं, कोई कैमरास के देख लें ये क्या काम कर रहे हैं। कैमरास तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी ये कह देंगे जी वो हेरोइन ने निकाल लिया क्योंकि वो रोड बेचता है, उसको पैसे, लेकिन वहाँ रोड लगेगी नहीं, उसको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन लोग वहीं से गुजरते हुए जाएंगे। अगर कोई फ्लाईओवर बना हुआ है या फ्लाईओवर के बीच में भी मैंने देखा है या कोई ऐसा ब्रिज बना हुआ है, एक थोड़ी सी ईंट जगह टूटी हुई है, तो लोग वहीं से पैदल क्रॉस करके निकल रहे हैं। मेन पुल के ऊपर से लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हादसात होते हैं, खुद भी मरते हैं, किसी और को भी मारते हैं। वही बात है ना कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करना और ना करवाना, अगर आपके लॉज और आपके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हों, आपको सज़ा दें, तो ऑब्वियसली कोई भी, यही लोग जब बाहर जाते हैं तो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। देखिए अभी 1 अरब का जुर्माना लगाया, आपने खबर पिछले हफ्ते पेश की थी, वो पैसा कहाँ गया है? ठीक है उन्होंने कुछ परसेंटेज अपने पुलिस वालों को दिए, लेकिन वो पैसा कैमरे पे लगाएं, अपने कवानीन सख्त करें ताकि लोग इस तरह की गलतियाँ, हमारे यहाँ होता क्या है कि जो रेलवे स्टेशन की जो आप देखते हो कि बाज़ वक़्त आप जाते हैं फाटक लगा होता है और आप गुजर नहीं सकते क्योंकि ट्रेन आने वाली होती है। जी जी जी। पाकिस्तान में सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो फाटक नहीं होता, कोई जगह ऐसी नहीं होती, लोग उस पर क्रॉस करते हैं, गाड़ी से बाइक से हादसा होता है, ट्रेन पे लोग बैठे मर जाते हैं, 100 200 250 लोग मर जाते हैं, ऐसे ऐसे भी हादसा देखे हमने। उन 250 को 5-5 लाख के हिसाब से, 3-3 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट पैसे देके करोड़ों रुपए खर्च कर देगी, लेकिन वहाँ 20,000 का एक डंडा नहीं लगाएगी, कोई गार्ड नहीं बैठाएगी 15,000 रुपए तनख्वाह पे, 2 गार्ड नहीं बैठाएगी कि वहाँ पे लोगों को पाबंद करें, लेकिन जानो की कोई हमारी देखते हैं कि पहले हादसात हो जाते हैं, फिर उसके बाद लाख रुपए, 2 लाख 5 लाख वो दे देते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं, लेकिन वो उसकी उससे पहले जो एहतियात होती है वो नहीं करते, वो हज़ारों रुपए खर्च करने वाली बात होती है, करोड़ों रुपए उसकी जगह खर्च कर। हमारी असल में जान की अहमियत नहीं है। आप अखबार उठा लें, अमूमन अखबार के
बैक पेज पे खबर छपी होती है कराची के में मुख्तलिफ में 5 अफराद हलाक हो गए, टैंकर ने फला को कुचल दिया और टैंकर ड्राइवर फरार हो गया, टैंकर को पकड़ के लोगों ने टैंकर को आग लगा दी या डंपर को आग लगा दी। लेकिन इनके लोग लाइसेंस चेक नहीं करते, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, किस एज में चला रहे हैं। कभी आपने खबर सुनी कि नशा करते हुए गाड़ी चलाते हुए लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया? ट्रक ड्राइवर्स की जितनी भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, डंपर्स होते हैं, 90% जो बाइकर्स हैं वो हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता, उन पे चालान कर देते हैं वो। आप उन पे तो चालान करें जो नशा करके ट्रक चला रहे हैं, क्योंकि बगैर नशे के ट्रक नहीं चला सकते 12-12 घंटे। जब नशा करेंगे इनकी समझ में नहीं आएगी, अकल काम नहीं करी होगी। और डंपर में जो ड्राइवर बैठा होता है वो 8 फीट ऊपर बैठा होता है, उसको नीचे से गाड़ियाँ करीब से गाड़ी नजर नहीं आ रही होती हैं, जब भी कुचले जाते हैं लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, तभी बहुत सारे हादसा इस तरह के होते हैं भी। खैर मज़ीद बात करेंगे, अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। PSL की बात करेंगे। PSL का दिलचस्प मैच, पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। इस हवाले से बात करेंगे डिटेल में, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। शहर कायद में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। घरेलू सारिफिन सख्त परेशान है। कई ऐसे कराची के इलाके हैं जहां पर गैस जो है वो घंटों घंटों गायब रहती है, और अगर आती भी है तो गैस में प्रेशर की जो कमी है उसका सामना उनको करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है गैस बहरान की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में एक तरफ तो CNG सेक्टर को गैस की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ शहरी जो है रिहायशी इलाकों में रहने वाले वो अब भी गैस की फराहमी के लिए जो है वो मुंतज़िर हैं। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में सुबह सवेरे गैस का जो बहरान है वो बरकरार है, और नाश्ते की तैयारियों में भी जो है वो घरेलू ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। जो इस वक्त अगर बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, तो न सिर्फ पोर्श इलाके बल्कि मुतवसत तबके के इलाकों में भी इस वक्त एक सूरत हाल का सामना है। रात गए 12 बजे और 1 बजे के दरमियान जो है वो गैस चूल्हों में जो है वो धीमी आंच पर आ जाती है, और सुबह 5 बजे के बाद फिर से जो है वो चूल्हों से गायब हो जाती है। दिन भर जो खाने पकाने की तैयारियां होती हैं वो अपनी जगह मुश्किलात की तरफ रहती हैं। शहरियों का यही कहना है कि एक तरफ तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, गैस के बिल जो है वो इजाफी आ रहे हैं, लेकिन गैस चूल्हों पर जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से घरों से बाहर से रोटियाँ लाकर खाने पर जो है वो मजबूर होते हैं, और ऐसे महंगाई में अब उनको अफोर्ड करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल से मुतवसत जो इलाके हैं, मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुलशन हदीद तक इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है, जबकि गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में भी सुबह के वक्त जो है वो गैस गायब हो जाती है। तो तमाम तर सार्फिन की जाने से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत सुई सदन गैस कंपनी को, अब जबकि मौसम भी तबदील हो चुका है, गैस बहुत शुक्रिया। हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त बात करें तो गैस बहरान का सामना है, घरेलू सारिफिन सख्त परेशान है, और अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, अब भी जो है वो गैस की जो प्रेशर है उसमें वही कमी का सामना करना पड़ रहा है। CNG स्टेशन की हमने देखा कि उसको 2.5 माह के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा खोला गया है और ये जारी है। इस पे फौरी तौर पे अगर सुई सर्दन गैस कंपनी के हवाले से बात करें तो सनती शोबे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इससे मुतासर है, वहाँ पर भी गैस की फराहमी को रोक दिया गया था, जिससे जो पाकिस्तान की मईशत है वो मुतासर हो रही थी। तो इस हवाले से जो हुकाम हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनको फ़ौरी तौर पे कुछ ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, पहले से प्लान्स बनाने चाहिए। चलो इस साल तो हो गया, आगे के लिए कुछ ऐसा प्लान कर दें कि आइंदा आने वाले सालों में जो हमें जब सर्दियाँ आएँ तो होपफुली कि हमें ये गैस बहरान का सामना ना करना पड़े। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी 10 में, और अब बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिस पर आजकल काफ़ी बहस हो रही है। सहाफ़ती तंजीमों की अगर बात की जाए तो वो भी सरापा एहतजाज हैं, और अपोजिशन भी इस पर कड़ी तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ अदालत जाने का भी फ़ैसला किया है। सहाफ़ती तंजीमों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, और इसके तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी जो आज़ादी
ये इजहार राय है वो उसको सल्ब किया जा रहा है और इसको जो है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको ये बताएं कि ये जो कानून है ये 2016 में जब नून लीग की हुकूमत थी तब लाया गया था, जिसके मुताबिक झूठी और जाली ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाती थी। और लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उसमें तरामीम ये की गई है कि अब अगर कोई इस तरह की नफ़रत अंगेज़ी या कोई झूठी फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसकी जो सज़ा है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, वो भी नॉन बेलेबल यानी ज़मानत के बग़ैर, और 10 लाख जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसका इतलाक़ जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी होगा। और जो केस है उसका फ़ैसला कहा जा रहा है कि 6 माह में होगा। ट्रायल कोर्ट जो है वो 6 माह में फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये झूठी या जाली खबर या फेक न्यूज़ की कोई डेफिनेशन अगर हम देखें तो नहीं मौजूद है। तो इस बात का तयन कैसे होगा कि कौन सी खबर झूठी है, फेक है, कौन सी चीज़ें जो है फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हैदर वहीद ने, जो कि एक लॉयर हैं और प्रोग्राम होस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हैदर वहीद, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी ये मौजू ज़ेर बहस है। कुछ तरामीम की गई हैं, उस हवाले से हमें डिटेल में बताइए कि क्या तरामीम की गई हैं इस एक्ट में। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे एक सख्त कानून को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। जब एक कानून को गैर ज़रूरी तौर पे सख्त किया जाता है तो फिर शक और शुबात यही होते हैं कि शायद असल मकसद जो है वो फेक न्यूज़ को रोकना नहीं बल्कि आज़ादी इजहार जो है उसका गला घोटना भी हो सकता है, क्योंकि एक हमारी तारीख है और उसी पस मंजर में हमें सख्त कवानीन को देखना चाहिए, जिसमें नैब का भी लॉ है कहने को अकाउंटेबिलिटी करने को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो इसी तरह से अगर हम तरामीम को देखें कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पे कोर्ट की इजाजत के बगैर अरेस्ट अमल में नहीं लाया जा सकता, जहां पे ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं चल सकता, वहां पे इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है, जिससे अमलन जो है अब कोई वारंट के बगैर और कोर्ट की इजाजत के बगैर अरेस्ट अमल में लाया जा सकेगा। तो एक तो ये ड्रैकोनियन चेंज है। दूसरा, सजा जो है उसको डबल से डबल कर दिया गया है और उसके अलावा बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल कर दिया गया है। और फेक न्यूज की जहां तक बात की जाती है तो उसको डिफाइन नहीं किया हुआ, तो अब वो जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के क्या चीज फेक न्यूज के जुमरे में आती है और क्या चीज जो है वो गलती से एक गलत खबर महज होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा नहीं होता, उसमें इल इंटेंशन नहीं होता। ये इस तरह की वजाहत जो है वो कानून में मौजूद नहीं है। साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये एक ऐसा कानून ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जहाँ पे पर्सन के जुमरे को बढ़ा के इदारों को इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल ये बात काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि अभी ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही है कि खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की मूव है अगर कामयाब हो जाती है तो फसे पर्दा बादियों नजर खान साहब शायद ब्लेम इसके हवाले से उन लोगों और इदारों को शायद करना ना शुरू हो जाएं जो इस जुमरे में आते हैं, जो इस अमेंडमेंट्स जो है जिनको क्रिमिनल ऑफेंस बनाती है। तो ये जो कवानीन अमूमन बनाए जाते हैं बनाने वालों के खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं। अब हमें नहीं पता जाहिर है कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन इस चीज का इदराक होना चाहिए खान साहब को भी, इस हुकूमत को और किसी भी हुकूमत को, कि ये जो कवानीन सख्त बनाए जाते हैं तो वो सिर्फ उस वक्त की ऑपोजिशन नहीं बल्कि बनाने वालों के खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं। नून लीग के पास भी मौका खत्म करने का उन्होंने खत्म नहीं किया और उसका खमियाजा भुगता। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है सियासी तौर पे, लेकिन ये कानून जो है ये किसी के भी खिलाफ गैर जरूरी तौर पे बदनीयती पर मबनी अल्टीरियर रीजंस की वजह से इस्तेमाल हो सकता है और गलत हाथों में इसका जो गलत इस्तेमाल है वो अब आसान कर दिया गया। सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको अब गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी हैदर साहब कि आप वजाहत करें कि जैसे कहा जा रहा है गलत खबर, झूठी खबर, आपने अभी बताया फेक न्यूज़ डिफ़ाइन नहीं है, तो एक तो होती है मिस इन्फॉर्मेशन के गलती से आपको आती है ना, कुछ खबरें आ जाती हैं ज़राए से और हम ब्रेक कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं थी या तो फिर वो माजरत भी कर ली जाती है। एक होती है डिस इन्फॉर्मेशन की
कि भाई नियतन आप इंटेंशनली कोई गलत चीज़ फैला रहे हैं, तो दोनों चीज़ों पर इसका इतलाक होगा। और अगर इस फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है और दूसरे आदमी पे केस कर दिया, डिफेमेशन केस कर दिया, और अगर उसने वो ज़ाती दुश्मनी की वजह से किया गया है, तो क्या 6 महीने तक उस बंदे पर जिस पे केस किया गया है वो जेल में रहेगा? 6 महीने के बाद ये फैसला होगा कि वो सही है या गलत? देखें, आपकी नियत अगर डिसइंफॉर्मेशन या फेक फैलाना है तभी जो है क्रिमिनल ऑफेंस आप पे लागू होती है। हाँ। लेकिन क्योंकि इसमें डेफिनेशन भी नहीं है, हाँ। तो इस चीज की एम्बिग्विटी का गलत फायदा उठाया जा सकता है। हाँ। एक तो नियत जरूरी है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की, फेक न्यूज फैलाने की, उसके बगैर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। दूसरी चीज ये है कि आप 6 महीने, जस्ट बिकॉज दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस डज नॉट मीन कि बेल मिल नहीं सकती। ऑल इट मीन्स इज कि बेल विल नॉट बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। इट विल बी हाउएवर अप टू यू कि आप डिस्क्रेशन कोर्ट का अपने हक में मांगे और अप्लाई करें बेल के लिए, और अगर अदालत आपको बेल देती है तो दे सकती है। ये नैब क्या कानून का यहाँ पे वो इशू नहीं है कि जहाँ पे कानून कहता है कि आपको बेल नहीं मिल सकती, यहाँ कानून कहता है आपकी बेल राइट नहीं होगी, यानी बेल आपको कोर्ट से लेनी होगी। एज ऑफ राइट नहीं मिलेगी, कोर्ट का डिस्क्रेशन होगा कि आपको बेल दी जाए या ना दी जाए। तो नॉन बेलेबल को ऐसे ना समझें कि जैसे बेल की 6 महीने तक आपको बेल ही नहीं होगी जब तक फैसला ना हो जाए। सही, ठीक है। और अगर ये पता लगे, जरूरी नहीं। सही। अच्छा हैदर, ये भी बताइए कि अगर पता लगे कि एक जिसके खिलाफ केस किया गया था वो गलत केस किया गया था इस ऑर्डिनेंस को यूज़ करके, तो जिस आदमी ने किया है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की होगी इन फ्यूचर? देखें, जब आप अगर एक्विट हो जाते हैं तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे बिल्कुल एफआईआर भी कट सकती है उस शख्स के खिलाफ, अगर तो ये जो है नजर आता है कि उसने बदनीयती पर मबनी जानते बूझते मलिशियसली आपको प्रोसिक्यूट करवाया, तो ये गुंजाइश जो है ये आम क्रिमिनल लॉ में भी मौजूद है। सही। और इस ऑर्डिनेंस में ये भी कहा जा रहा है कि पहले फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर केस किया किसी और पे, लेकिन अब कोई तीसरा आदमी भी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी ये केस कर सकता है। डिफेमेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर मेरे बारे में किसी ने कोई गलत बात की तो मैंने नहीं, किसी तीसरे बंदे ने केस कर दिया। जी, इसको इस तरह लिया जा रहा है कि जैसे ये, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो हैं वो खासकर आम शख्सियात के हवाले से जब फैलाई जाती हैं तो वो आम शख्सियात जो हैं उनके फॉलोअर या उनके इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो भी केस कर सकते हैं। और इससे पैमाना बहुत उन्होंने अब वसी कर दिया है कि जिसके खिलाफ बात है सिर्फ वो नहीं बल्कि वैसे भी केस हो सकता है। तो अगेन इसको ब्रॉडन कर दिया गया, आसान कर दिया गया है एफआईआर काटने को। सही, ठीक है। और हैदर साहब, ये वो अगेन यही वाली बात कि वही फेक न्यूज़ का अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है, तो किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा? देखिए, जाहिर है कि जब डिफाइंड कानून में नहीं है तो फिर जनरल इंपोर्ट जो है इस टर्म की वो उसको देखा जाएगा। जनरली इसको जिस तरह समझा जाता है दूसरे ज्यूरिसडिक्शंस में उसको देखा जाएगा। बेहतर होता कि इस कानून में ही डेफिनेशन होती ताकि उस जुमरे में जो है इस कानून को पढ़ा जाता, और मेरे ख्याल से वो वेगनेस जो है उसका गलत फायदा जो है वो उठाया जा सकता है। और आपको ये लगता है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाएगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको रोका जा रहा है, आज़ादी इजहार राय की जो आज़ादी है उस पर भी इसको ये उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा? देखें, जब भी गैर ज़रूरी तौर पे किसी कानून को मज़ीद सख्त किया जाता है एक टेंस पॉलिटिकल माहौल में, तो फिर इशारा तो इसी तरफ होता है कम से कम कि मोटिव जो है वो डिसइंफॉर्मेशन का गला घोटने के अलावा तनकीद का गला घोटना है, आपकी डिसेंट का गला घोटना है, आपके खिलाफ जो इजहार राय है उसका गला घोटना है, जमहूरियत का गला घोटना है। तो ये शक व शुबहात तो जरूर फिर जन्म लेंगे जब आप गैर जरूरी तौर पे इस तरह के पॉलिटिकल माहौल में कानून को गैर जरूरी तौर पे इतना सख्त कर देते हैं और प्रोन टू मिसयूज कर देते हैं। तो फिर जाहिर है कि इस मुल्क की एक तारीख रही है कि हम ऑब्वियसली सस्पिशियस तो होंगे। सही सही। अच्छा हैदर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी अगर आपके पास कोई ऐसी तफसीलात मौजूद हैं कि 2016 में ये कानून लाया गया, 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया, तो अब तक अगर मैं जानना चाहूँ कि इस कानून के तहत कितने लोगों को जो है वो सज़ाएँ मिल चुकी हैं या कितने केसेस जो है वो चले हैं, तो कोई अंदाज़ा है आपको इस हवाले से?
देखिए, मुझे नंबर्स का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ पे एक्चुअल कन्विक्शन या एक्विटल तक पहुंचने से पहले मामला जो हैं वो तय हो जाते हैं, और जो कि इंडिया इसी तरफ देता है कि शायद असल मकसद जो है वो कोई बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर को या पॉलिटिकल नैरेटिव को कहीं मोल्ड करना तो नहीं है कि और जब काम आपका अचीव हो जाता है डरा धमका के, अरेस्ट करके, तो असल प्रोसिक्यूशन करके कन्विक्शन लेना आपका असल मकसद शायद है ही नहीं। आप चाहते हैं कि आप जो है डरा धमका के, अरेस्ट करके, इस तरह से कानून को गलत तरह से इस्तेमाल करके किसी का पॉलिटिकल नैरेटिव या बिहेवियर चेंज कर दें या दबा दें आवाज, तो उस तरफ इशारा अगेन होता है। विदाउट एनी क्लियर स्टेटिस्टिक्स मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इस चीज पे अगेन सस्पेशन जरूर होता है कि असल मकसद फिर क्या अचीव करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हमसे डिस्कस किए। एक बड़ा मसला इस वक्त ये बना हुआ एक्ट का, और हुकूमत को इसको फौरी तौर पर एड्रेस करना होगा, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ की अगर बात की जाए या जाली ख़बरों की बात की जाए तो इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो फ़ेक के ज़ुमरे में आएगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत से बड़ी और कोई नेमत नहीं होती। और आज जो सेहत के सेगमेंट में हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेट लॉस, क्योंकि काफ़ी हमें रिक्वेस्ट भी आई। सर्दियाँ यूजुअली जब भी आती हैं तो सर्दियों में एक तो आप सुस्त हो जाते हैं और आपका खाना पीना बढ़ जाता है। कुछ खाने भी इस तरह के आप लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, जैसे कि हलवे हो गया, मीठा हो गया, या ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो है वेट एक नॉर्मल इंसान गेन कर लेता है। तो वेट लॉस आप किस तरह कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए, और एक अहम नुस्खा भी बताएंगे जो कि हकीम शाह नज़ीर साहब बताएंगे, एक हर्बलिस्ट हैं। तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम शाह नज़ीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ज़रा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, काफ़ी हमें जो है हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उस पर रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि वेट लॉस का हम प्रोग्राम करें, कोई ऐसा नुस्खा बताएं। पहले भी हम करते रहते हैं और यूजुअली आप भी देखते होंगे कि सर्दियों में लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, सर्दी की वजह से सुस्ती काहिली हो जाती है, फिर खाना हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स, हलवे, मीठा। तो वजूहात के हवाले से अगर बात करें ओवरऑल कि वेट बढ़ता क्यों है, तो क्या मेन रीज़न है? देखें, इसकी सबसे मेन रीज़न जो ये है कि हमारी बीसीआर खोरी, यानी खाना पीने का बढ़ जाना, या अगर हम खाना पीना नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो हम सारे काम सुस्ती काहिली से कर रहे हैं। यानी बेड पे ही बैठे हुए हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, लैपटॉप है या मोबाइल है, या उसके अलावा जो भी चीज़ है वहीं बैठ के खा रहे हैं, वहीं सो जाते हैं। कोई रनिंग नहीं है, कोई आना जाना नहीं है कहीं पे। पहले आपने देखा होगा हर इंसान जो है कहीं कहीं किलोमीटर पैदल चल रहा होता था, या कहीं बिल्डिंग भी होती थी तो उस पर सीढ़ियों से चढ़ रहे होते थे। अब तो बटन दबाया ऊपर चले गए, तो कहाँ से वेट तो बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि जो हर चीज़ जो अब घर के दरवाजे पे मिलने लग गई है आपको, वो भी आपके लिए नुकसान का सबब है। फूड डिलीवरी भी आ गई, घर पे खाना आ गया, बाहर की चीज़ें जितनी इस्तेमाल करेंगे आपका वेट गेन होगा। आप हर चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ा सा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और 24 घंटे में आधा घंटा अपने लिए निकालें। आधा घंटा आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें, यानी 62 स्टेप हो इन 1 मिनट आपके। और देखें, पार्क हर जगह पे हैं, पार्क नहीं है, रोड है, रोड नहीं है तो गलियां हैं। 2 गलियां घूम के आ जाएं, 3 गलियां घूम के आ जाएं, लेकिन रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि 1 मिनट में 62 कदम हो और आधा घंटा नॉन स्टॉप आप रनिंग करें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये एक बड़ी वजह है मोटापे की, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों। डिसबैलेंस भी है, इसमें थायराइड ग्लैंड भी है। एक थायराइड हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। हाइपो के अंदर ये है कि वेट गेन हो रहा होता है, हाइपर के अंदर वेट कम हो रहा होता है। डायबिटीज़ की वजह से भी वेट बढ़ता भी है, वेट गिरता भी है। और दूसरा, शादी के बाद जो है अपने आप पे तवज्जो ना देना, वो भी वजन बढ़ने का सबब बनता है। कि हम हर चीज़ उठा के खा रहे होते हैं, बेबी को फीड भी करा रहे हैं, तो उसमें ये है कि बेबी का भी पेट फूल रहा होता है और साथ में उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही होती है, पेट पत्थर की तरह हो जाता है जी,
मैंने तो कुछ नहीं खाया, बच्चे को खाली फीड कराया। अरे आपने देखे तो सही, कुछ ना कुछ तो खाया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग पेट भरना जानते हैं, बस पेट भर गया, ये नहीं देख रहे कि उसमें क्या हम लोग चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्दी चीज़ों से भी हम पेट भर सकते हैं। तो क्या समझते हैं हम, किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है हकीम साहब? देखिए मैंने कहा कि हर चीज़ खा सकते हैं, बाहर की नहीं, घर की बना के खाएं। एक तो वो साफ सुथरी होगी। लेकिन पोर्शन डिफाइन करना पोर्शन बहुत में ये है कि थोड़ा भूख रख के खाएं इसी तरीके से। अब पोर्शन भी आपको यही कहता है कि पेट भर के ना खाएं, और हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन अच्छी तरह चबा के खाएं, भूख रख के खाएं, और साथ में खाना खाने के बाद 40 कदम चल लिया करें। दौड़े नहीं, वॉक ना करें, 40 कदम चल लिया करें। और दूसरा, खाना खाने से, अगर वॉक का जो असल तरीका ये है कि खाना खाने से 2 घंटे पहले आप वॉक करें, और उसके और जब खाना खा लें 40 कदम चल लें, उसके भी 2 घंटे बाद बेड पे जाएं सोने के लिए। आप देखें ये तो बगैर किसी चीज़ के आप वेट कम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक फार्मूला हम बनाकर दिखा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो पेट निकल जाता है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन, इन तमाम को कम करने के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सही सही। अच्छा, आपने कहा नुस्खे की, हम आपसे पूछेंगे क्या नुस्खा आज आप हमें बताने वाले हैं। दूसरा, हमने वजूहात पे बात की। एक तो आपने कहा कि वॉक नहीं करते, एक जगह बैठे रहना। तीसरा ये चीज़ कि खाने में हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा भर के खा लेते हैं, और जो हम खाते हैं वो हमारा पोर्शन होना चाहिए भाई, कि इतना कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, हर चीज़ आपके उसमें हो, लेकिन एक लिमिटेड। तो अगर वो पोर्शन मैं पूछना चाहूँ कि क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, हम लोग यहाँ उल्टा करते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं और फिर रात का खाना खूब भर के खाते हैं। तो एक हेल्दी नाश्ता आप क्या सजेस्ट करेंगे? नाश्ते में आप बॉयल एग्स ले लें, साथ में ब्राउन ब्रेड लें, हनी भी ले सकते हैं, और अपने लिए कप ऑफ जूस भी ले सकते हैं, कप ऑफ टी भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी होता है। सही, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, दोपहर का खाना जो है वो भी आप अच्छा खाया करें, रात का खाना थोड़ा सा कम खाया करें, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो गैर फ़ाल होता है, रात के टाइम पे स्लो हो जाता है, और दिन के टाइम पे फ़ाल होता है। और देखिए मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, क्योंकि जब पेट निकलता है ना तो खाता भी ज़्यादा है बंदा। सारी बात उसको भरना होता है, क्योंकि वो औजार एक मसल है, वो एक्सपेंड हो जाएगा, फिर वो रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए दीन में भी है कि भाई थोड़ा जगह छोड़ दें, जब आपकी भूख कुछ रह जाए उस वक्त आप खाना छोड़ दें। अच्छा, तो नुस्खा बताने वाले हैं आज आप हमें वेट लॉस का, तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि इसको किस तरह से बनाना है, फिर इसके हवाले से भी बात करेंगे किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। एक सफ़ूफ बनाना सिखा रहा हूँ मैं जी। और इसमें टोटली 4 चीज़ें और 4 काम, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, तमाम को कम करेगी और साथ में आपको एक्टिव भी करेगी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है पहाड़ी पुदीना। सही। पहाड़ी पुदीना, ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 50 ग्राम, 50 ग्राम पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम। सही। और ये है बरगे सुद्दाब, बरगे सुद्दाब, ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है कलौंजी, ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। और काली हड़, ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। बराबर वज़न लेना है चारों चीज़ों का, कलौंजी, बरगे सुद्दाब, काली हड़ और पहाड़ी पुदीना। इन्हें पहले साफ़ कीजिएगा, किसी भी जगह से लें आप, पहले साफ़ किया करें इसे, और फिर इस तरह बारीक पाउडर बना लें। इन सबको मिला के एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं। और जो इसकी तरकीब इस्तेमाल है, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 छोटा चम्मच पानी के साथ। सही, ठीक है। छोटा चाय वाला और चम्मच। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं हकीम साहब, ये इजीली अवेलेबल हैं पंसारी की दुकान बहुत पे? आसान से हर किसी पंसार की दुकान पे ये चीज़ नहीं होगी, समझो पंसार की दुकान ही नहीं। अच्छा, सही। और ये जो आप ऑयल दिख रहे हैं, या देखिए फैट बर्नर ऑयल, लोग काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फैट को बर्न करने के लिए और बॉडी टाइटिंग के लिए। तो फैट बर्नर ऑयल अपना खुद बनाएं, इससे फैट भी कम होगा और साथ में लटकी हुई बॉडी भी अपनी जगह पे आ जाएगी। और अगर बॉडी में स्क्रिच मार्क्स वगैरह हो, ये वो भी ख़त्म करती है। इसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपने लेना है आधा पाव, काफ़ी गाढ़ा तेल होता है।
आधा पाव। या एक लकड़ियाँ आती हैं चित्रक के नाम से, चित्रक, ये उसका ऑयल है, रोगन चित्रक। ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। अच्छा। एक गोल गोल बीज आते हैं जरावंद के नाम से, तुख्म जरावंद, ये उसका ऑयल है, रोगन जरावंद। ये भी आपने लेना है 30 ml। इन तीनों को मिला लें, आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। अच्छा, और ये आपने ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाना है, फिर नहा लेना है। इसी तरीके से अगर ऐसा नहीं कर सकते तो रात को करें, सुबह नहा लें। ठीक है, ये रोज़ाना करना है। महीना 45 दिन कीजिए, और साथ में ये सफ़ूफ इस्तेमाल कीजिए जो बनाकर दिखाया है, पहाड़ी पुदीना, बरगे सुद्दाब, कलौंजी और काली हड़का। तो इंशाल्लाह ताला आप इसका पाउडर इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल करें। आप देखना इस 10-15 दिनों के अंदर, इस 10-15 दिनों के अंदर आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में कितने स्मार्ट होते हैं आप। सही सही। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइए कि वो लोग जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, या कोई हार्ट पेशेंट है, तो वो ये सब बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बीपी को शूट कर दे या शुगर को शूट कर दे। नमक फ्री है, शुगर फ्री है, और ये अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो ये उसको भी दूर कर देती है। और मैदे में जिस तरह बाज़ लोगों के गैसेस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइल्स का पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, बाज़ लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से पेट बाहर निकला हुआ होता है, तो ये उसको भी कम करती है। ठीक है, ठीक है। और जो लटकी हुई बॉडी होती है उसको टाइट करने के लिए मैंने ये फेट बर्नर बना कर दिखाया। ये अपने घर में बनाइए, अपनी मुश्किल को आसान कर दीजिए। एक अमराज होते हैं एच पेलोरी का, ओलिकोबैक्टीरिया, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी रहती है, मैदा चल रहा होता है, कुछ भी खाते हैं गैसेस बनाता है और तेजाबियत करता है, मुंह का जायका कड़वा कड़वा लगता है, बाज़ लोगों को अचानक लूज मोशंस हो जाते हैं, बाज़ लोगों को अचानक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिमाग चल रहा होता है, बातें ज़्यादा सोच रहे होते हैं, रोने को दिल करता है ऐसे पेशेंट का, और घबराहट रहती है, आधी रात को उठ जाते हैं कि धड़कन तेज हो गई है मेरी, क्योंकि मैदा और दिल, ऐसा लगता है कि मैदे की जो वेन है और दिल एक साथ धड़क रहे होते हैं। तो पेशेंट जो है एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा फील करता है। ऐसे पेशेंट को एक लकड़ी आती है रेवन चीनी, रेवन चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिलाएं। दिन में 2 बार पिएं, महीना 40 दिन यूज़ करें। और आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त ये बंद कीजिए। आप देखिएगा, अपना एच पेलोरी टेस्ट करवाइएगा, उसके बाद आपको नेगेटिव मिलेगा। ये घबराहट, बेचैनी और बार बार मुंह में छाले बनना, मुंह में खट्टा पानी आना, ये सब सही हो जाएगा। सही सही। और हकीम साहब, ये जो है ये आपने कहा एक छोटा चाय का चम्मच, एक छोटा चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल करें। और साथ में वॉक भी करें और खाना खाने के बाद 40 कदम चल भी लिया करें। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज़ ना कीजिए और इसको जो मदर फीड वाली ख़वातीन है वो भी इस्तेमाल ना करें। बाकी तमाम लोग इसे इस्तेमाल करें, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और साथ साथ हकीम साहब ने ये भी बताया कि ये इस्तेमाल करें और जिन चीज़ों से मना किया है उसको भी मतलब वो ना खाएं, और साथ में एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। क्योंकि आगा साहब, हकीम साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें कोई नुस्खा बता दें और वो खा वैसे ही रहे होते हैं, लाइफस्टाइल उनका वैसे ही होता है, वैसे ही खा के उन्होंने सोना है, और वो ये जादू की छड़ी तो नहीं होती। नहीं, देखो वेट को कम करना इंतहा आसान नहीं है जी। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कहाँ जाते हैं, भाग दौड़ लगा रहे होते हैं, तो वो पागल नहीं है, वो इतनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने वॉक लाजमी करना है, आपने आप मुंह पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपने खाना है, आप अपनी हर चीज़ खाएं, ख्वाहिश पूरी करें, अरमान कोई ना छोड़ें। खाना 3 टाइम खाएं, सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन साथ में पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। सही सही। और अक्सर हमारे पास सवालात भी आते हैं कि भाई हमारी शादी होने वाली है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, कोई नुस्खा बता दें जिससे जल्दी वज़न कम हो सके। तो आपने बताया कि ये फेट बर्नर ऑयल और ये सफ़ूफ इस्तेमाल करें। मैंने कहा ना कि 15 दिन में कपड़े कितने लूज होंगे। देखो, जो चीज़ आपको 10-15 दिन में काम ना करे वो 10-15 साल में भी नहीं करेगी। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं 19-20 का फ़र्क होना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही कहा हकीम साहब, लेकिन अक्सर ये एक थॉट आती है दिमाग में ऑब्वियसली कि इतनी जल्दी वज़न कम होना तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान तो नहीं, मैं होते? आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 10-15 दिनों में 10-10 किलो वजन कम होगा। आपका 15 दिनों में 2 किलो तो कम होना चाहिए ना, 3 किलो तो कम होना चाहिए। 1 महीने में 5-6 किलो होना चाहिए। ये वो काम करेगी। ये काम नहीं होगा कि आप एकदम वेट गिरेगा आपका, ऐसा नहीं होता ये। और देखिए बाज़ लोगों को फैटी लीवर की शिकायत होती है। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही हो, वो तुख्म कासनी और मक्को दाना 1-1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। इसे उतार के ठंडा करके छान के सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएं। और ये कंटिन्यू कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करें और अपना फैटी लीवर टेस्ट करवा लें। इंशाअल्लाह ताला नुमाया कामयाबी मिलेगी। सही सही। और एक बार मैं चाहूँगी कि हकीम साहब आप नुस्खा दोबारा बता दें ताकि जो देखने वाले हैं वो एक बार देखो। वेट को कम करने के लिए पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी और ये डबल चिन को कम करने के लिए हमने टोटली 4 चीज़ें डाली हैं। एक हमने डाला पहाड़ी पुदीना, एक हमने डाला कलौंजी और काली हर्ड, बरगे सुद्दाब। ये चारों चीज़ों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाया ऐसे। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। और ये फेट बर्नर ऑयल बनाया हमने जो बॉडी टाइटिंग के लिए भी है। इसमें हमने डाला कैस्टर ऑयल 120 ml यानी 120 ml, जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं आधा पाव। और रोगन ज़रावंद ये डाला हमने 30 ml। और रोगन चित्रक ये भी हमने डाला 30 ml, जो कि इस तरह मिक्स किया और ये आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। और ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ तकरीबन 15 मिनट मसाज करें, 15 मिनट रुक जाएं, फिर नहा लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो रात को लगा लें, सुबह नहा लें। तो ये कंटिन्यू इसमें नागा ना कीजिए। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम नुस्खा भी बताया। यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच गया है। कल फिर मुलाकात होगी, कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।